दोस्तों, ऐसा किसी भी किताब में नहीं लिखा कि रिटायरमेंट हमेशा 60 साल के बाद ही ली जाती है। और अगर लिखा भी है तो मत पढ़ो ऐसी किताबों को। खैर, हटाओ इस बात को। कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि अर्ली रिटायरमेंट भी पॉसिबल है, और वो भी 35 साल की एज से पहले। आसान नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। और आज हम इसे एक शॉर्ट स्टोरी और एकदम सिंपल कैलकुलेशन के ज़रिए समझेंगे। तो ये स्टोरी शुरू होती है मुंबई में रहने वाले एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के से, जिसका नाम है दीपेश। एज 22 साल, जस्ट अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, एंड अपनी डिग्री के बेसिस पर एक म्यूचुअल फंड की कंपनी में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में जॉब मिली है। क्योंकि दीपेश ने अभी एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया है, उसकी मंथली सैलरी अभी 40,000 है। सुनने में सैलरी शायद ठीक लग रही हो आपको, लेकिन एक्चुअल में इस सैलरी में से अपने फ्लैट का रेंट, अपने पर्सनल खर्चे, अपने घर के खर्चे निकालने के बाद उसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं बचते थे। शुरुआत में दीपेश को ये बातें समझ नहीं आई, और वो हर महीने सेम इसी साइकिल में अपनी जिंदगी जीता रहा। लगभग 1 साल बाद एक दिन दीपेश के पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब होती है, और मजबूरन उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। दीपेश के पिताजी को उस हॉस्पिटल में 1 वीक के लिए एडमिट किया जाता है। जब दीपेश के पिताजी को डिस्चार्ज किया जाता है, तो हॉस्पिटल का बिल देख के दीपेश के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का बिल 1.5 लाख रुपए का था। दीपेश के पास इतने पैसे नहीं थे, और ना ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस था, लेकिन बिल चुकाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए वो अपने 3-4 दोस्तों को कॉल करके पैसे उधार लेता है और हॉस्पिटल का बिल चुकाता है। इस घटना के बीतने के बाद दीपेश एक दिन बैठ के इस बारे में विचार करता है कि पूरे 1 साल जॉब करने के बाद भी मेरे अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपये ही थे, और अगर मैं अपने दोस्तों की हेल्प नहीं लेता तो हॉस्पिटल का बिल कैसे चुकाता। दीपेश को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि जिंदगी में इमरजेंसी की सिचुएशन हमेशा बिन बुलाए ही आती है, और उसके लिए तैयार रहना बेहद ज़रूरी है। और यहीं से दीपेश के साथ ऐसा कभी फ्यूचर में दोबारा ना हो, इसके लिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी इस पैसे की प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। दीपेश को कंपनी में जॉब करते हुए 1 साल से भी ज़्यादा हो गए थे, और उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसका प्रमोशन होता है, और वो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड बन जाता है। अभी उसकी करंट सैलरी 1 लाख रुपए है। दीपेश को फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी से जल्दी अचीव करना था, इसलिए वो उससे रिलेटेड अलग अलग सोर्सेज से स्टडी करता है। मनी मैनेजमेंट, बजटिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़ता है। और क्योंकि दीपेश ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड कंपनी में जॉब करता था, तो वो अपने सीनियर्स और कलीग्स से इसके बारे में एडवाइस लेता है। यहाँ स्टोरी पर ब्रेक लगा के बताना चाहूँगा कि अगर आपको भी जानना है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, या आपको अभी स्टॉक्स एंड ट्रेडिंग इन सभी के बारे में जीरो नॉलेज है, तो स्टॉक एज के ई लर्न मार्केट्स पर आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए 40 से भी ज्यादा कोर्सेज और 300 से भी ज्यादा वेबिनार्स मिलते हैं। इन सभी एक्सपर्ट्स को स्टॉक मार्केट का काफी सालों का एक्सपीरियंस है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। सारे कोर्सेज की लिस्ट यहाँ अवेलेबल है। आप यहाँ से अपने पसंद का कोई सा भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके लिए फिल्टर्स में जाके प्राइस पर क्लिक करके फ्री पर क्लिक करना है, और आप इन कोर्सेज से फ्री में सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको वेबिनार्स का ऑप्शन भी मिलता है, जहाँ पर आप मार्केट एक्सपर्ट से लाइव ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। और इसमें भी आपको कुछ फ्री वेबिनार्स देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ फिल्टर्स में से अपने पसंद का वेबिनार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी माने तो ये बिगिनर्स या एडवांस दोनों ही लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है। आपको मोबाइल और पीसी दोनों में अवेलेबल है, और वैसे भी इधर उधर ट्राई करने से अच्छा है डायरेक्ट एक्सपर्ट से सीखो। एक तो इससे आपका टाइम बचेगा, और इनके पेड कोर्सेज भी काफी अफोर्डेबल हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप साइन अप कर सकते हैं और अपनी स्टॉक्स और फाइनेंस की नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। वापस आते हैं दीपेश की स्टोरी पर। अब दीपेश अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक मास्टर प्लान बनाता है, और उसे 23 की एज में ही फॉलो करना शुरू कर देता है। और अपनी 35 की एज तक आते आते दीपेश ने अपनी सबसे बड़ी चिंता यानी पैसों की चिंता को अपनी जिंदगी से कोसों दूर कर दिया था। बोला जाए तो दीपेश अब फाइनेंशियली फ्री हो चुका था। इसके बाद दीपेश अपनी जॉब क्विट करता है, और वो सबसे पहले अपनी इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाता है। और वहां से आने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपनी हॉबीज यानी बुक्स रीड करना, ट्रैवल करना, अपनी फैमिली को टाइम देना, अपनी हेल्थ और अपनी फैमिली की हेल्थ, इन सभी चीज़ों पर फोकस करेगा। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दीपेश ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई की कि 35 साल की एज तक आते आते वो फाइनेंशियली फ्री हो गया। तो चलिए ज़रा उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर भी नज़र डालते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कब की जा सकती है? कोई आइडिया? फाइनेंशियल फ्रीडम की बेसिक डेफिनेशन ये हो सकती है कि वो स्टेज जहाँ पर आपको अपने बेसिक एक्सपेंसेस यानी जो भी घरेलू खर्चे होते हैं, जैसे खाना, रहना, मेडिकल का खर्च, एजुकेशन का खर्च, ये सब के लिए सफिशिएंट फंड्स हों, और इसके लिए आपको किसी जॉब का सहारा ना लेना पड़े। दीपेश ने भी इसी बात को बेस बनाया
दीपेश ने देखा कि उसके घर में मंथली खर्चा 35 से 40 हज़ार रुपये का था, यानी 40 हज़ार के अकॉर्डिंग पूरे साल का 4,80,000 रुपये। इस अमाउंट को 25 से मल्टीप्लाई करे तो होता है 1,20,00,000। यानी अगर इतना अमाउंट अभी दीपेश के पास होता तो उसे अगले 25 सालों तक अपने एक्सपेंसेस के बारे में नहीं सोचना पड़ता। लेकिन एक मिनट, 25 साल का मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम थोड़ी होता है। उसके बाद की जिंदगी का क्या? अरे आगे का भी बताता हूँ। इसलिए बोलते हैं ज्ञान लो तो पूरा लो, वरना ना ही लो तो बेहतर है। दीपेश के प्लान का फर्स्ट स्टेप था कि इस 1,20,00,000 के अमाउंट तक पहुंचना। दीपेश की सैलरी 1,00,000 थी, जिसमें से हर मंथ का 40,000 घर का खर्चा निकाल के 60,000 रुपये बचते थे। दीपेश ने इसमें से 50,000 रुपये ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किया। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप भी निफ्टी 50 ही चूज़ करो। एक्चुअली अगर आप भी ज़्यादा बड़े रिस्क टेकर नहीं बनना चाहते हो तो आप भी कोई सा भी इंडेक्स फंड चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जनरली इंडिया में सभी लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होता है, 12 से 15% के बीच में। अदरवाइज अगर आप थोड़ा जोखिम लेने के लिए तैयार हो और कम टाइम में थोड़े अच्छे रिटर्न चाहते हैं तो मिड कैप 100 फंड्स भी चूज़ कर सकते हैं। ये भारत की टॉप 100 मिड कैप साइज कंपनीज का एक फंड होता है। इससे भी ज़्यादा रिस्क लेना है तो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड्स भी हैं ऑप्शन में। ये भारत की टॉप 250 स्मॉल कैप कंपनीज का फंड होता है। बट इन माई सजेशन, ज़्यादा रिस्क लेने से अच्छा है अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा टाइम दें एंड लार्ज कैप इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करें, जैसा कि दीपेश ने किया। तो हम कैलकुलेशन के लिए मिनिमम रिटर्न यानी 12% लेके चलते हैं। अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ कि कितने टाइम बाद दीपेश ये अमाउंट अचीव कर पाएगा। कैलकुलेशन की तरफ देखें तो 5 साल बाद दीपेश की इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर बन जाएगी लगभग 41 लाख के आसपास। 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट बन जाएगी 1,15,00,000। 11 साल बाद होगी 1,39,00,000। 12 साल बाद, एक मिनट, हमारा गोल जो था वो तो 1 साल पहले ही कंप्लीट हो गया, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो गया। यानी दीपेश ने अपना आइडियल फाइनेंशियल फ्रीडम का अमाउंट 11 साल की इन्वेस्टमेंट में कंप्लीट कर लिया। और दीपेश अभी सिर्फ 34 साल का हुआ है। अभी कुछ लोग कमेंट्स में इन्फ्लेशन का ज्ञान दें, उससे पहले मैं बता दूं कि अगर हर साल इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ आपकी इनकम भी बढ़ रही होगी। और मैं आशा करता हूं कि आपके इनकम का कुछ हिस्सा आप अपनी इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज़ ज़रूर करेंगे। तो हो सकता है कि आप अपना रिटायरमेंट अमाउंट पहले भी अचीव कर सकते हैं। अब जब दीपेश को उसका रिटायरमेंट अमाउंट मिल गया तो आगे की ज़िंदगी उसने कैसे जी, ज़रा इस पे नज़र डालते हैं। दीपेश ने एक आधा आधा यानी 50-50 रूल अप्लाई किया। यानी जितने पैसे उसे 11 साल बाद मिले उसका आधा पैसा उसने अपने एक्सपेंसेस के लिए रख लिया और बाकी का आधा पैसा 8 साल के लिए दोबारा से इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन इस बार उसने एक लमसम अमाउंट सीधा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है। तो 1,39,00,000 जो उसे 11 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद मिले, उसका 50% यानी लगभग 68 लाख उसने एक्सपेंसेस के लिए निकाले। ये 8 साल के एक्सपेंसेस के लिए हैं, यानी महीने के 70,806 रुपये। इतना अमाउंट वो हर महीने अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर सकता है और बचे हुए 68 लाख रुपए उसने दोबारा 8 साल के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिए। अब क्योंकि दीपेश ने इस बार एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो उसे अपनी इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ से दीपेश अपने अगले 8 साल अपने एक्सपेंसेस की चिंता किए बिना अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारता है और इधर 8 साल तक उसकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की हेल्प से 1,68,00,000 रुपये बन जाती है। अब 8 साल बाद वो दोबारा इसी साइकिल को कंटिन्यू करेगा। अब 8 साल बाद वो दोबारा अपने 1,68,00,000 का 50% नेक्स्ट 8 साल के लिए एक्सपेंसेस के लिए और बाकी 50% लमसम इन इंडेक्स फंड्स। इस बार उसे अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए हर मंथ 88,000 रुपये मिलेंगे। बाकी बचे हुए पैसे वो दोबारा इन्वेस्ट करेगा फॉर 8 ईयर्स एंड 8 साल बाद दोबारा उसे 2,08,00,000 रुपये मिलेंगे। एंड सो दिस साइकिल विल कंटिन्यू एंड आपको अपनी पूरी लाइफ में अपने एक्सपेंसेस के लिए पैसों की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, काफ़ी लोग कहेंगे कि ज़िंदगी में सिर्फ महीने के खर्चे ही थोड़ी होते हैं, कई बार इमरजेंसी की सिचुएशन भी हो सकती है या अपने लिए एक नया घर लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बिल्कुल सही हैं आप। और इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की खास बात यही है कि इसमें आपके पास 2 टाइप के पैसे हैं। एक वो जिसे आप अपने खर्चों के लिए रखते हैं और दूसरा वो जो एक एसेट बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट है जो हर बार आपको पिछले साल से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। यानी अगर अभी आप अपने 20s में हैं और मान के चलते हैं अभी हमारे पास मिनिमम 70 साल की लाइफ है, तो आप आराम से इस इन्वेस्टमेंट में से एक समय के बाद एक लमसम अमाउंट यानी एक बड़ा अमाउंट अपने किसी बड़े खर्चे के लिए भी निकाल सकते हैं। एंड इवन आफ्टर दैट यू विल नेवर रन आउट ऑफ मनी टिल डेथ। ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए अपने स्टेप्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला स्टेप,
दीपेश ने अपनी रिटायरमेंट इनकम डिसाइड की। इसके लिए क्या करना है, अपने मंथली खर्चों को 12 से मल्टीप्लाई करें, यानी आपके 1 साल का खर्चा, और फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, और यही है रिटायरमेंट अमाउंट। दूसरा स्टेप दीपेश ने लिया कि अब अपने इस गोल अमाउंट तक पहुंचने के लिए बहुत ही कम रिस्क के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। दीपेश ने हर मंथ 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए। आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इनकम। आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका रिटायरमेंट अमाउंट कितने टाइम में अचीव होगा ये डिसाइड होगा। इन्वेस्ट करने के लिए इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी 50, थोड़ा और रिस्क लेना है तो मिड कैप 100, उससे भी थोड़ा और रिस्क लेना है तो स्मॉल कैप 250। स्टेप नंबर 3, अपना गोल अमाउंट अचीव करने के बाद आप SIP को रोक सकते हैं एंड उस अमाउंट का 50% अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए निकालना है, जिसे 8 साल तक खर्च करना है, और बाकी का 50% इन्वेस्ट रहने देना है। इसके बाद कोई बड़ा खर्च करना पड़ता है तो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से कुछ अमाउंट लमसम में निकाल सकते हैं एंड देन बचे हुए अमाउंट के साथ दोबारा वही 50-50 रूल अप्लाई करना है। दोस्तों, मुझे ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी काफ़ी पावरफुल और रियलिस्टिक लगी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना बनता है। लेकिन वीडियो को छोड़ के जाने के पहले 3 चीज़ें जो मैं चाहूँगा आप लोग इस वीडियो से एज अ टेक अवे लेके जाएं। सबसे पहला, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 32-35 से पहले ही रिटायर होना है। इस वीडियो में जो स्टोरी मैंने ली है उसके लिए ये काम किया। आप इस स्टोरी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट आप जब भी चाहें, जैसे भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको अलाउ करे तब लें। कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, अरे मैं तो ऑलरेडी लेट हूँ, अब मैं 35 से पहले रिटायर हो ही नहीं पाऊंगा। कोई टेंशन नहीं है, आप ज़िंदगी के जिस भी स्टेज में हैं वहीं से शुरुआत करें। दूसरा, रिटायरमेंट का मतलब काम करना नहीं होता, लेकिन क्या करें, हमने आज तक सुना और देखा ही यही है कि लोग 60-65 में रिटायर होते हैं, आराम से घर के बाहर बैठ के चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं। बिल्कुल भी नहीं। रिटायरमेंट का मतलब अब आपको पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको वो काम करना है जो आपको पसंद है, वो काम करना है जो आपकी हेल्थ को बेहतर बनाए, वो काम करना है जिसे करने से आपको पैसे की चिंता ना करनी पड़े। तीसरा, ज़रूरी नहीं कि ये फॉर्मूला इस स्टोरी में काम कर गया तो रियल लाइफ में भी परफेक्टली वैसे ही करेगा। रियल लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी होते हैं जो हम स्टोरी में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये आइडिया आपको एक एस्टिमेशन देता है कि आप इस आइडिया को अप्लाई करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को शुरू कर सकते हैं और अर्ली रिटायरमेंट को पॉसिबल बना सकते हैं। तो जब भी आप इस चीज़ को शुरू करने का डिसीजन लें, पूरी तरह अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए अपनी सोच और अपनी अक्लमंदी के साथ इस डिसीजन को लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी कैलकुलेशन हमने देखी है उसकी डिटेल्ड कैलकुलेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको बजटिंग, मनी मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सभी के बारे में जानने और सीखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर वीक इससे रिलेटेड वीडियो आती रहती है। और आपको अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये वीडियो अपने उन सभी रिलेटिव्स और उन फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें जो बोलते हैं बेटा काम करो काम, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से सिर्फ पैसा डूबता है। अरे चिचा, कभी राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना है? फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे।